Optics is that branch of physics which deals with the light energy. Optics divided into two parts here. The first one is ray optics and the second one is wave optics. In ray optics we are studying three things, that is the reflection of light, refraction of light and dispersal of light. यहाँ पर जो लाइट होती है वो रेज की फॉर्म में होती है। जब लाइट वेव की फॉर्म में होती है तो उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। हमारे एमपी बोर्ड में यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम रे ऑप्टिक्स है। इस रे ऑप्टिक्स का हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू किया, टॉपिक ए, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली एंड ओनली वन मीडियम इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, केवल और केवल एक मीडियम में वर्क करती है, ये सबसे आवश्यक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर सन है, कोई रे ऑफ लाइट आई, सरफेस से टकराई और टकरा के दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट गई, then such type of phenomena of light is known as reflection of light. When a ray of light traveling in a homogeneous medium incident on any surface reflect back along the same medium, such type of phenomena of light is known as reflection of light. रे ऑफ लाइट का एक मीडियम में आना और टकरा करके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसी मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। हमें पता पड़े कि रे ऑफ लाइट कैसी इंसिडेंट हो रही है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम किस नाम से बुलाते हैं, नॉर्मल कहते हैं। बोलना नहीं है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। The two laws of reflection are there. कभी भी कोई भी कम्युनिटी होती है, कोई भी चीज होती है, तो that having some rules. So here also that is some rules for the reflection of light. Reflection of light के भी कुछ नियम होते हैं और उनमें मात्र दो नियम होते हैं। जैसे पहला नियम होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइट इन द सेम प्लेन। And the rule number 2 is like that angle of incidence must be equal to angle of reflection. मेरे बच्चों, अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पर दोनों रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन होगा, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो वहां पर रिफ्लेक्शंस के रूल का पालन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखें कि if there will be some reflection there, the laws of reflection will follow. Otherwise, reflection will be not there. There are two types of reflection. First is regular, another one is irregular. In regular reflection, you have to take a smooth surface. In irregular reflection, you have to take a rough surface. In regular reflection, when a ray of light incident on a smooth surface, then after reflection it will goes in a particular direction. When a ray of light incident on a rough surface, then after reflection it will goes in any direction. जब कोई रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ऐसी रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ऐसी रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। आप जब देखेंगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। In irregular reflection, here incident rays are parallel and reflected rays are not parallel. तो यहाँ पर ये रेगुलर और इरेगुलर दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। उसने पूछा कि ऐसा कौन सा मीडियम है इन विच द फिनोमेना ऑफ, ऐसा कौन सा डिवाइस है इन विच द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन हैपेंस। मिरर इज द डिवाइस व्हिच रिफ्लेक्ट रेगुलरली। हाउ मिरर इज फॉर्म, बहुत सिंपल है। जब कोई मिरर को ग्लास को whenever you have to silver polish, ठीक है, whenever you have to silver polish और you have to polish from one side, जब किसी ग्लास की एक सतह को आप पॉलिश युक्त कर देते हो तो जो नई चीज प्राप्त होती है उसी को मिरर कहते हैं। मेरे बच्चों, तीन प्रकार के मिरर होते हैं। जिसका शेप प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं,
जिसका शेप स्फेरिकल होता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, एंड द मिरर व्हिच इज पैराबोलिक इन शेप इज नोन एज पैराबोलिक मिरर. द spherical mirror divided into two categories. If any spherical mirror, its surface will be polished from outside, then such type of spherical mirror is known as concave spherical mirror. If any spherical mirror polished from inside, then such type of mirror is known as convex spherical mirror. सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है. The center of spherical mirror is known as center of curvature. किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं. The imaginary line which joins center of curvature and pole is known as principal axis. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है. This one is also center of curvature. That one is also pole. So that is the principal axis. That is the pole. That is the center of curvature. That is the principal axis. अब कोई भी मिरर है, पक्की बात है, उसकी इमेज बनेगी. दो प्रकार की रेज हमारे अस्तित्व में आ रही हैं. सिंपल सी बात है, एक इंसिडेंट रेज, दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज. तो प्रश्न ये है कि इमेज किन रेज के मिलने पर बनती है. When two or more than two reflected rays meeting at a point, जब दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो इनसे इमेज बनती है. अगर सही में मिले तो रियल इमेज बनती है, और मिले ना, मिलती हुई प्रतीत हो तो वर्चुअल इमेज बनती है. सिंपल सी बात है, दिख रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. बात समझ में आती है तो समझ गए. When two or more than two reflected rays are meeting, then what will be the form? Image will be the form. Two types of images form. That will be the real image and virtual image. If two reflected rays actually meet, then real image will be formed. If two reflected rays appears to be meet, then virtual image is formed. Real image is always inverted and virtual image is always erect. अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर जब रियल इमेज बनाता है तो कैसे बनती है, और जब कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो कैसे बनती है. इमेज किस में बनेगी? मिरर में बनेगी. चलिए इस बात पर डिस्कशन करते हैं. और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को जब मिरर के सामने रखेंगे तो ये याद रखें, वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन दैट प्लेस दैट इज अपोजिट टू द पॉलिश्ड सरफेस. आप प्लेन मिरर में भी रोज देखते हो अपने आप को, दिन रात देखते हो, तो आप प्लीज उस तरफ खड़े होते हो जहां पर वो पॉलिश्ड नहीं है. तो आपके पास that one is the concave spherical mirror, it's the aperture of a concave spherical mirror, and that one is the aperture of a convex spherical mirror. MPM dash MPM dash is the aperture of a concave spherical mirror. और चूंकि ये बाहर से पॉलिश युक्त है और जब अंदर से पॉलिश युक्त होगा तो उसको आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहेंगे. सिंपल सी बात है. इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, दैट वन इज द ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट को रखा तो पक्की बात है ये अपनी इमेज बनाएगा, और हम समझ गए इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज सही में मिले तो रियल इमेज बनती है, और मिलती हुई प्रतीत हो, जबरदस्ती हम मिलाए तो वर्चुअल इमेज बनती है. लेकिन इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने पर ही बनती है. अब बात समझ में आती है, इमेज बनाने की तीन नियम होते हैं. पहला नियम होता है रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकली, सिंपल सी बात है, और इस प्रकार निकले कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए और फोकस से पास हो. पहला रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, when a ray of light incident parallel to the principal axis, then after reflection it will passing through the point which is known as focus. जब कोई रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट होती है कि पैरेलल हो तो वो हमेशा फोकस से पास होती है. यहाँ पे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, लेकिन फोकस कहाँ है? पॉलिश की तरफ, तो जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी, appears to be, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. ये फोकस की डेफिनेशन भी हो गई और इमेज बनाने का पहला नियम भी हो गया. सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है. बात समझ में आती है बड़ी, क्योंकि जब तक दो रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेंगी तब तक इमेज नहीं बनेगी.
तो यहाँ पर अपन ने एक रूल और लगा दिया, when the ray of light passing through the center of curvature, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, then after reflection it will reflect back along the same path but in opposite direction, वो जहां से आई थी वहीं को चली जाएगी। बोले सर जब कॉनकेव में लग रहा है तो कॉन्वेक्स में भी तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर appears to meet at center of curvature, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। दो रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये और एक ये कॉनकेव मिरर में यहाँ मिली, तो यहाँ कैसी इमेज बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बन रही है लेकिन सही में बन रही है, मतलब इट विल फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज सही में मिल रही है कि appears to meet कर रही है, appears to meet, मतलब समझ गए कि कॉन्वेक्स जो मिरर है that will form virtual and erect image। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। एक और विशेषता है, कॉनकेव जो मिरर है वो रियल इमेज तो बनाते ही है, इसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है। कन्वर्ज होना मतलब सिंपल सी बात है, कन्वर्ज होने का मतलब है ये रेज ऑफ लाइट को क्या करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। कैसे करता है इस बात पर हम विचार कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, भगवान सूरज ने रेज ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट करी, तो जब पैरेलल इंसिडेंट करी तो ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एट ए पॉइंट व्हिच इज नोन एज फोकस। सारी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही है, तो ये इसका कैसा नेचर हो गया, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करना मतलब इकट्ठा करना। जहां जहां आपको जरूरत है कि रेज ऑफ लाइट इकट्ठी होकर कहीं पड़े तो आप इस कॉनकेव मिरर का यूज करोगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ईएनटी डॉक्टर, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनकी लाइट होती है, उनकी जो टॉर्च होती है उसके रिफ्लेक्टर के रूप में सिंपल सी बात है मिरर लगा होता है, वो कॉनकेव मिरर लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि वो कान में, नाक में, आंख में जो लाइट है वो इकट्ठी करके डालना चाहते हैं। तो बताओ ईएनटी डॉक्टर किस मिरर का यूज करेंगे, उस मिरर का यूज करेंगे जो रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा करके कहीं डालेगा। आपकी फोर व्हीलर की जो लाइट होगी, उसकी जो हेडलाइट होगी, वहां पे भी आप क्या चाहोगे, खेतों को देखना चाहोगे कि रोड को देखना चाहोगे, आप रोड को देखना चाहोगे। और जब आप रोड को देखना चाहोगे तो आप चाहोगे कि लाइट इकट्ठी होके कहीं पड़े, और इकट्ठी होके पड़ने के लिए हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर मिरर लगा होता है दैट इज आल्सो कॉनकेव मिरर। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ये कॉनकेव मिरर का यूज होता है। जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी भगवान सूर्य ने कोई भेदभाव नहीं किया, रेज ऑफ लाइट को पैरेलल इंसिडेंट किया, लेकिन यहाँ पर रेज ऑफ लाइट फोकस पे मिलेंगी नहीं, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। मतलब इधर से रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, फैल रही है, मतलब ये कन्वर्ज करने का काम नहीं कर रहा। कॉन्वेक्स मिरर क्या करने का काम कर रहा है, डाइवर्ज। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। मतलब इसका जब उपयोग होगा तो ऐसे उपयोग होगा कि ये रेज ऑफ लाइट को हमेशा फैलाने का काम करेगा। अब कहाँ होगा, जैसे कि आपकी रोड की स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो ऐसा तो नहीं आप उसके नीचे खड़े हो गए और वो कहती है लो तुम भी रोशनी डालेगी, नहीं फैलेगी तो कौन सी मिरर का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। तो जहां कहीं भी कॉनकेव मिरर का यूज करना है वो लाइट को इकट्ठा करने का काम करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना है तो वो लाइट को फैलाने का काम करेगा। यहीं से एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको डिस्टेंस मेजरमेंट कहती है। डिस्टेंस सारी फूल से नापी जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आज का टॉपिक का मैं वीडियो आप तक लोगों को भेज रहा हूँ। सभी लोगों को जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, और भी जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते घर पे बैठे फ्री सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सारे बच्चे आराम से पढ़िए, ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक बटन को दबाना है, और
घंटी बजाना है। देखिए यहाँ पर बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। The distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature. The distance between pole and object is known as object distance u, or the pole and image distance that will be known as image distance v. ये सारी दूरियां नापी जाती हैं, सब पोल से नापी जाती हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल है, पोल और इमेज के बीच की दूरी इमेज डिस्टेंस, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से, और फोकल लेंथ को l से। लोगों ने कहा कि अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में if you are measured the distances are always taken to be negative. अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को नापेंगे तो वो नेगेटिव आएंगी। कॉन्केव के केस में सब इस तरफ आ रही है, तो आप तो याद रख लेना कि पोल के इस तरफ आए तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और पोल के इस तरफ आए तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तो क्लियर नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज सारी चीजें कॉन्केव मिरर के लिए कैसी आ रही है। जब आप इसी डिस्टेंसेस को कॉन्वेक्स के लिए देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, बाकी सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड हियर for concave mirror object distance is negative, guys. अब the distance between focus and radius of curvature, today is very important class, that's why I am sending you the videos for this topic. You have to learn or complete it here up to reflection of light. So definitely next topic you will easily learn, guys. So we have to now derive the relationship between focal length and radius of curvature. The distance between f and r, the relationship is the focal length is just half of radius of curvature. Center of curvature और पोल के बीचों बीच फोकस होता है, तो focal length is just half of radius of curvature. Now we are proving that derivation कि focal length is just half of radius of curvature. Guys, very simple है यार, हम एक नई डेरिवेशन को प्रूव कर रहे हैं। आप इस फोटो में, इस चित्र में देख चुके हैं कि जो फोकल लेंथ आती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच आती है, तो फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इक्वल्स टू r/2। दैट derivation is applicable for concave mirror as well as for convex mirror. Now we are doing this derivation, f is equals to r/2, that is for concave spherical mirror. बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, ये concave spherical mirror है, देखिए यहाँ पर, और इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एपर्चर ऑफ ए concave spherical mirror है। अब ध्यान देना है, इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए इमेज का कोई रूल नहीं लगाना। ऑब्जेक्ट सपोज मान लिया इंफिनिटी पे रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, किससे पास हो गई, फोकस से। इमेज नहीं बनाना, लेकिन हमको चित्र में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ, इन दो चीजों को इंट्रोड्यूस जरूर करना है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और आप क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो दिस CQ बिहेव एज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल की बात ही व्यवहार करेगा। सिंपल सी बात है, दिस विल बिहेव एज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरह। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी, these two are alternate interior angle, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी थीटा होगा। आगे मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ट्रायंगल QCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके सामने वाली दो साइड भी इक्वल। इस डेरिवेशन में अब यही करना चाहते हैं जिससे f इक्वल्स टू r/2 प्रूव हो जाए। सबसे पहले हमने लगाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
जिससे हमने प्रूव कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नाम है AQC और R का नाम है CQF। तो हमने लिख दिया AQC विल बी इक्वल टू CQF विल बी इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वल टू दिस, अब नाउ दिस इक्वल टू दिस, तो AQC इक्वल टू QCF, एंगल AQC इक्वल टू एंगल QCF इक्वल टू थीटा। This is why alternate interior angles of a triangle are equal। इक्वेशन 1 और 2 को देखने पर ये इसके बराबर था, कौन बातें कर रहा है भाई, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या बन गया, isosceles triangle। So we can say that triangle QCF is an isosceles triangle। Why? Because their two angles are equal। Two angles are equal, that's why the side opposite to the angle एंगल के जो अपोजिटली साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी। इसके सामने कौन साइड है, इसके सामने कौन साइड है, तो QF इक्वल टू CF, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक डेरिवेशन बहुत सिंपल चली। इस कॉन्केव स्फेरिकल मिरर में हम क्या करना चाहते थे, हम F इक्वल टू R/2 प्रूव करना चाहते थे। हमने सबसे पहले I इक्वल टू R ले लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल ले लिया, जिसके कारण हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमने वो ले लिया। अब हमने कह दिया इफ एपर्चर MPM डैश इज स्मॉल, अगर किसी मिरर का टुकड़ा छोटा हो तो इसकी जो नियरेस्ट साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब QF इज इक्वल टू PA हो ही जाएंगी। बिल्कुल याद रखना पड़ेगी आपको कि इसके पास वाली साइड विल बी इक्वल। LHS इक्वल, तो RHS 3 और 4 की कंपैरिजन की तो CF इज इक्वल टू PF। अब हमें देखना है कि P और F की दूरी को आप क्या कहते हो, दैट इज फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R में से F घटाओगे तो CF हो जाएगी कि नहीं, तो CF की जगह आपने लिख दिया R - F। PF पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। F को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल आया। किसी कॉन्केव स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, आपने कहा 40/2। लेकिन कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, नेगेटिव, तो 40/2 -40/2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस में ये अपोजिट आ रहा है, तो -40/2 मतलब -40 सेंटीमीटर। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, फोकल लेंथ f है। एक ऐसा फॉर्मूला, नेक्स्ट डेरिवेशन बता रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला जो u, v और f तीनों में रिलेशन बताए, उस फॉर्मूले को कहते हैं मिरर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं उस फॉर्मूले को, तो अब हम अगला ड्राइव कर रहे हैं मिरर्स इक्वेशन। और मिरर इक्वेशन बहुत सरल है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको अगर हम लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहें तो हम बोलते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब अगर अपन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेसिप्रोकल का सम कर दें, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेसिप्रोकल का सम कर दें, तो वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है, और इसी को कहते हैं मिरर्स इक्वेशन। हमें इसको प्रूव करना है। नाउ वी विल प्रूव द मिरर्स इक्वेशन। फॉर इन ऑर्डर टू प्रूव द मिरर्स इक्वेशन वी हैव टू टेक द गाइस मिरर। याद रखना, बिना चित्र बिना फोटो के कभी भी आप मिरर की डेरिवेशन को प्रूव नहीं कर सकते। आज उन बच्चों के लिए चांसेस है जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो अशोक में कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, निःशुल्क इस सुविधा का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। I want to try
we have to complete the first topic for ray optics, that is reflection of light. Now we have to prove the mirror's equation. ठीक है, without any break we have to continue the class. Now this one is the object, और इस ऑब्जेक्ट में पहला रूल लगाया. This is the aperture of a concave mirror parallel to the principal axis passing through the focus. When a ray of light passing through the center of curvature retraces the same path but in opposite direction. जब कोई ray of light center of curvature से जाती है तो वो जहाँ से आई है वहीं पे चली जाएगी. सिंपल सी बात है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मिलती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म. अब ये चित्र तो वो है जो हमने कई बार बनाया है बच्चों. यहाँ पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर रो ड्रॉ कर दिया. ऐसे ड्रॉ किया कि R बिल्कुल P के पास में है और एक रे ऑफ लाइट को अलग से डाला. ऐसे डाला कि R से होती हुई और चली जाएगी P के पास चली जाएगी. ये इंसिडेंट रे कहलाएगी. और जब यही रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये याद रखना, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे हमेशा किससे पास होती हैं, इमेज वाले पॉइंट से. तो ये याद रखना. अच्छा, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, आई. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होते हैं इक्वल. एक चीज और है, चित्र आ गया, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनती. एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री करी इमेज के अलावा, नॉर्मल ड्रॉ किया, QR R बिल्कुल P के पास में था, इंसिडेंट करी रेज ऑफ लाइट, सब जाए ना, दिख नहीं रहा किसी को, तो इंसिडेंट करवाई, रिफ्लेक्ट होके इमेज से पास हो रही है सारी रेज ऑफ लाइट. सिंपल सी बात है. यहाँ पर एक ज्योमेट्री और बनाई जो आपको इस चित्र में भी नजर आ रही है, ABR बिल्कुल नजर आ रही होगी. ABR, that one is the पहला ट्रायंगल. Now that is the image A dash B dash R. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हो. बोलिए सर कैसे बराबर है, एक तो 90-90 बराबर हो गए और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब दो ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं. और जब वो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके परपेंडिकुलर के रेशो थ्योरम होती थी 9th क्लास में. If two triangles are similar, then the ratio of their perpendicular will be equal to the ratio of their base. पहले वाले का परपेंडिकुलर AB, दूसरे वाले का परपेंडिकुलर A dash B dash. पहले वाले का बेस BR, दूसरे वाले का बेस B dash R. आप देख सकते हैं, नहीं आया समझ में. दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, उनके दो एंगल बराबर हो जाए 90 और 90 और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल. तो एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, ये I इक्वल टू R हो गया और 90 सिमिलर होते हैं तो उनके परपेंडिकुलर के रेशो उनके बेस के रेशो के ऊपर होते हैं. R बिल्कुल P के पास में, तो R को हम P में बदल देंगे. R को P में हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि सारी डिस्टेंस किससे नापी जाती है, पोल से. ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार है. अब सिंपल सी बात है, आपको कोई दो ट्रायंगल और सिमिलर नजर आ रहे हैं. अब वो कौन सी दो ट्रायंगल है, देखिए इस चित्र में तलाश करेंगे, हम ढूंढेंगे क्या आपको इस चित्र में, मतलब जो उधर बनाया है जी नजर आ रहे हैं क्या, QRF और A dash B dash F. अब सुन लो, इसमें वर्टिकली अपोजिट बराबर है और 90 और 90 बराबर है. आप उस चित्र में ढूंढिए QRF एंड A dash B dash F are also similar. और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, the ratio of their perpendicular will be equal to the ratio of their base. QRF A dash B dash F both are similar. Yes or no? Okay. तो पहले का परपेंडिकुलर ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर, दूसरे का भी परपेंडिकुलर A dash B dash. पहले का बेस FR, दूसरे का बेस B dash F. बिल्कुल सरल है भाई. ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा, इसका परपेंडिकुलर अपन इसका,
अब आप ध्यान से देखोगे ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर ये डिस्टेंस ए बी है और ये क्यू आर है तो ये दोनों एक दूसरे की कैसी होना चाहिए, बराबर। तो बाय ज्योमेट्री क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी। इन प्लेस ऑफ क्यू आर यू हैव टू राइट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश चल रहा है, आर इज नियरली इक्वल टू पी, तो उसको पी में लिख देंगे, पी डैश ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ऐसा इसलिए किया मेरे बच्चों कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ सिमिलरिटी आ जाए। और अब आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशंस के LHS LHS, तो RHS RHS भी, तो from 1 and 2 it is clear that RHS BP upon B dash B और इसका RHS FP upon B dash F। BP the distance between pole and object is known as object distance, pole and image is known as image distance, pole and focus is known as focal length। अब ये कुछ नहीं है तो ये देखिए कैसे आ जाएगी, b dash f, ये इतनी दूरी है इमेज डिस्टेंस, इतनी दूरी है फोकल लेंथ, तो b में से f को घटा दे तो b dash f आ जाएगी, yes और no, तो इसकी जगह लिख दिया बेटा b minus f। You have to cross multiply। देखो जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ध्यान देना आधा बढ़ जाए मुलायजा फरमाना, सिंपल सी बात है, यहाँ से करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई u v minus f और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v f u v minus u f इक्वल टू v f। क्या सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। इधर किया UVF से, इधर भी किया UVF से और RHS में भी किया UVF से, U से U, V से V, U से U, F से F, V से V, F से F, इधर बचा 1/f माइनस 1/v, इधर बचा 1/u। एक काम करें 1/v को उधर ले जाएं, 1/f इक्वल टू 1/v 1/u है प्रूव। दिस इज द मिरर्स फॉर्मूला। The reciprocal of focal length will be equal to the reciprocal of object distance to the image distance। कुछ नहीं, चित्र को याद रखना है, बार बार वीडियो को देखना है और दो सिमिलर ट्रायंगल्स ये और दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों को कंपेयर करोगे तो रिजल्ट। एक और है इस चीज में, इस चैप्टर में, कि वो अगले लेक्चर में आपको भेजूंगा मैं, कल के लेक्चर में, कि जब आपको ऑब्जेक्ट और इमेज को कंपेयर करना हो, द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस रिलेशन इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशो भी लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस में कंपेयर करना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। It is the ratio of negative of image distance to the object distance and height of image to the height of object। धन्यवाद।